हम यहाँ पर नगर के वर्गीकरण का नेक्स्ट लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं। मैकेंजी ने सभी नगरों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक सेवा वाले नगर, दूसरा है वाणिज्य प्रधान नगर, तीसरा औद्योगिक नगर और चौथा मिश्रित नगर। रिमर ने महत्व एवं व्यावसायिक आधार पर 5 भागों में बांटा है। संस्था प्रधान अथवा धार्मिक, सांस्कृतिक नगर, व्यापारिक, औद्योगिक, महानगर, पर्यटक नगर। अब हम इसके आगे नगरों की विशेषता देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण, संबंधों की प्रकृति, आर्थिक क्रियाओं एवं सामाजिक गतिशीलता के आधार पर निम्न विशेषताओं को स्पष्ट किया है। पहला है जनसंख्या का अधिकार, आकार में बड़ा, जनसंख्या का आधिक्य, आकार में बड़ा, अधिक जनसंख्या जैसे दिल्ली, मुंबई, जनसंख्या का घनत्व 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप नगरों में अनैतिकता तथा अपराधी स्थिति का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। दूसरा है जनसंख्या में विभिन्नता, नगरों के आकार के साथ ही साथ जनसंख्या में धर्म, भाषा, व्यवसाय, जीवन स्तर अत्यधिक विषमता पाई जाती है। तीसरा आर्थिक क्रियाओं का केंद्र, आर्थिक जीवन की सफलता से नगरों का निर्माण हुआ। नगर में बहुत से व्यक्ति बड़ी मात्रा में उत्पादन और प्रशासन संबंधी कार्यों में लगे होते हैं। यातायात, संचार, सुरक्षा, न्याय की सुविधाएं होने के कारण लोग स्थायी रूप से नगरों में ही निवास करना चाहते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न आर्थिक वर्ग, प्रत्येक वर्ग अपने सदस्यों के हितों के प्रति जागरूक होते हैं। आर्थिक विषमता के कारण कुछ व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार और कुछ को एक समय का भोजन पर ही संतोष करना पड़ता है। एक तीसरा वर्ग भी है जो मध्यम वर्ग है का प्रादुर्भाव नगरीय सामाजिक आर्थिक संरचना के कारण हुआ। यह वर्ग उच्च वर्ग का अनुकरण करता है जबकि इसकी आय सामान्य होती है। यही वर्ग सबसे अधिक रूढ़िवादी होता है। नेक्स्ट है स्थानीय पृथक्करण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण के कारण प्रत्येक कार्य का स्थान पूर्णतः नियत होता है। नगर के मध्य भाग में कार्यालय, इनके चारों तरफ व्यापारिक संस्था, होटल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। नगर के अंदर घनी बस्ती वाले क्षेत्र में श्रमिक एवं कम आय वाले निवास करते हैं। बाहर के क्षेत्र में धनी एवं प्रतिष्ठित उच्च वर्ग निवास करता है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, अपने हितों की पूर्ति के लिए स्थापित किए गए संबंध। नगरों में विभिन्न समितियां, समूह, संगठन की सदस्यता के आधार पर द्वितीयक संबंध होते हैं। पुलिस, न्यायालय, कानून औपचारिक साधन है जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। नैतिकता एवं आदर्श नियमों की अवहेलना होती है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्या का केंद्र, नगरीय समाज। अपराध, संघर्ष, भ्रष्टाचार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, बेकारी, निर्धनता, प्रदूषण, कुपोषण, पारिवारिक तनाव, मानसिक तनाव का केंद्र होते हैं। नगरों के आकार में वृद्धि होने के साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिवादिता और प्रतिस्पर्धा। नगर में सभी प्रकार की क्रियाओं का आधार व्यक्तिगत लाभ एवं धारणाएं होती है। वर्तमान में नगरों की प्रतिस्पर्धा आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्रों में फैल गई है। व्यक्ति आर्थिक संबंधों को महत्व देता है। सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी अत्यंत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता। नगरीय पर्यावरण व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि को महत्व न देकर व्यक्तिगत सफलता को अधिक महत्व देता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन काल में ही सामाजिक पद को ऊंचा उठाने में ही लगा रहता है। नेक्स्ट है हित प्रधान सहनशीलता। नगरवासियों में सहनशीलता आंतरिक गुण नहीं होता बल्कि अपने हितों की पूर्ति के लिए इच्छा न होते हुए भी उन्हें ऐसा दिखावा करना पड़ता है। व्यक्ति अपना नियंत्रण उन्हीं पर रखता है जिनसे उनके स्वार्थों की पूर्ति हानि पहुंचने की आशंका नहीं होती। स्वार्थों की पूर्ति हानि पहुंचाने की आशंका नहीं होती। नेक्स्ट है शिक्षित एवं तर्क प्रधान जीवन। राजनीतिक जीवन के केंद्र होने के कारण नगरों में शिक्षा सुविधाएं सबसे अधिक होती है। परंपराओं के प्रति उदासीनता और नवीनता के प्रति प्रेम नगर की स्थायी विशेषता है। रूढ़िवादिता नगरों में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। नगरों की सामाजिक संरचना। भारत में नगरों की सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण से संबंधित अनेक तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला है नगर की सामाजिक संरचना में वर्गों की प्रधानता होती है। व्यवसाय एवं प्रतिष्ठा के आधार पर व्यक्ति अनेक वर्गों में विभाजित होता है।
इसमें 4 वर्ग होते हैं। उच्च वर्ग बड़े बड़े उद्योगों मालिक होते हैं। दूसरा मध्यम वर्ग व्यापारी, सामान्य अधिकारी, शिक्षक, वकील, कर्मचारी, प्रबंधक आदि होते हैं। आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर इन्हें बांटा गया है। तीसरा श्रमिक वर्ग कारखानों उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं। और चौथा है निम्न वर्ग, ऐसे वर्गों की संख्या सबसे अधिक समाज में होती है जो बोझा ढोने, रिक्शा चलाने, सड़क किनारे सामान बेचने, फेरी लगाने, घरेलू नौकर आदि। इन सभी वर्गों में से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय सामाजिक संरचना विभिन्नता युक्त है। व्यवसायिक वर्ग डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, सलाहकार, पत्रकार। भारतीय नगरों में व्यवसायिक वर्ग के लोगों का प्रतिशत काफी कम है। नगरीय सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता गतिशीलता है। सामाजिक संरचना की मुख्य इकाई व्यक्ति है। नगरों में नए लोगों का आना और पुराने लोगों का दूसरे नगरों में चले जाने के कारण गतिशीलता अधिक देखने को मिलती है। परिवार की प्रकृति, मूल्य, संरचना तथा धर्म। नगरीय सामाजिक संरचना में केंद्रक परिवारों का विशेष महत्व होता है। आज नगरों में बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो संयुक्त है। ऐसे नगरीय परिवारों की प्रवृत्ति व्यक्तिवादी होती है। नगरीय संरचना में परंपरागत मूल्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। धर्म को सामाजिक संरचना के आधार पर नहीं देखा जाता। धार्मिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों की जगह चाय पार्टी, विचार संगोष्ठियां के आयोजन करना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। खुला हुआ स्तरीकरण। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा का निर्धारण जाति, अवस्था, जन्म के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है बाजार की मौजूदगी। बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था नगरीय संरचना का वह आधार है जिसकी सहायता से नगर में सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोगों के हित प्रधान संबंधों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। आवास संबंधी विशेषता लोगों के संबंधों की प्रवृत्ति और व्यवहार के लोगों का निर्धारण करने वाला प्रमुख आधार है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नगर एक ऐसी संरचना है जो एक विशेष जीवन दर्शन, मानसिकता, सामाजिक मूल्यों के आधार पर लोगों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करती है। नगरों की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना बहुत विभिन्नतापूर्ण होती है। विभिन्न भागों से आए हुए लोग साथ साथ रहते हैं। भाषा, भोजन, मूल्य अलग होने अलग भाषा, भोजन एवं मूल्य इनके अलग हो सकते हैं। भारत में नगरीकरण तथा नगरीयता। विभिन्न विद्वानों ने नगरीकरण के अर्थ को विभिन्न दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। पहला, नगरीकरण का अर्थ परंपरागत सामाजिक संस्थाओं और व्यवहार के तरीकों की जगह व्यवहार के नगरीय ढंगों को ग्रहण करना है। बर्गेल ने नगरीकरण का अर्थ नगरीयता अथवा नगरवाद में वृद्धि होना है ऐसा कहा है। इस प्रकार विर्थ ने नगरीय जीवन पद्धति को स्पष्ट करने के लिए नगरीयता की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि नगरीयता का तात्पर्य एक विशेष जीवन विधि से है जिसमें व्यक्तिवादिता, परिवर्तनशीलता, द्वैतिक संबंधों के नए विचारों का प्रभाव बढ़ने लगता है। इन विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नगरीकरण एक दोहरी प्रक्रिया, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नगरीकरण एक दोहरी प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य है कि ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि होने को हम नगरीकरण कहते हैं। एंडरसन ने नगरीकरण का तात्पर्य एक और नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होना तथा लोगों का गांव में नगरों की ओर बढ़कर नए व्यवसाय करना है, तो दूसरी ओर यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों और मूल्यों में परिवर्तन होने लगता है। जनसंख्या वृद्धि तथा ग्रामीण समस्या, एक और जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण समस्या होती तो दूसरी ओर नगरों में औद्योगिकरण से उत्पन्न व्यवसाय के नए अवसर, परिवहन संचार की सुविधा, राजनीतिक विकास के अवसर, नागरिक सुविधा नगरीकरण के प्रमुख कारण है। अब जब एक आधार संरचना के बिना ही नगरीकरण में वृद्धि होने लगती है तब इस दशा को अति नगरीकरण कहा जाता है। यह दशा भारत में अधिकांश नगरीय समस्याओं का कारण है। औद्योगिकरण का योगदान, नगरीकरण में औद्योगिकरण का योगदान सबसे अधिक है। यहाँ 20वीं शताब्दी में
नगर जैसे जैसे नगर के परंपरागत व्यवसायों की जगह नई प्रौद्योगिकी पर आधारित कारखानों की संख्या में वृद्धि होने लगी, नगरीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ती गई। नगरों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि सन 2011 की जनगणना के समय वह जनसंख्या बढ़कर 400 से अधिक हो गई। सन 1951 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या केवल 4 थी, लेकिन वर्ष 2011 तक इसकी संख्या बढ़कर 55 हो गई। सन 1951 में जहां देश में केवल 6.24 करोड़ लोग नगरों में रहते थे, वहीं आज लगभग 42 करोड़ लोग नगरों में रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा है। अब हम देखेंगे गांव तथा नगर में अंतर। आज हम जिस समाज को ग्रामीण समाज कहते हैं, उसमें भी बहुत से लोगों के व्यवहारों, विचारों और आपसी संबंधों में नगरीय विशेषताएं शामिल होती है। नगर के निम्न आर्थिक वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से नगर में आकर बसने वाले लोगों की मनोवृत्तियों में ग्रामीण समुदाय की अधिकांश विशेषताएं पाई जाती है। इसमें अंतर में पहला अंतर है पर्यावरण के आधार पर अंतर। ग्रामीण समाजों का जीवन एक परंपरागत जीवन शैली है, जो पशुपालन, दस्तकारी, कच्चे माल की आपूर्ति की दशाओं पर निर्भर है। नगरीय समुदायों में प्रौद्योगिकी नए आविष्कारों के साथ उन दशाओं में को काफी नियंत्रित कर लिया गया है, जो व्यक्ति की कार्य कुशलता और उत्पादन में बाधक थी। ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों का सांस्कृतिक पर्यावरण भी एक दूसरे से अलग है। ग्रामीण जीवन में आज भी जहां प्रथाओं, परंपराओं, धार्मिक विश्वासों के कारण व्यक्ति के अधिकांश व्यवहार प्रभावित होते हैं, वहीं नगरीय जीवन में शिक्षा और तर्क प्रधान जीवन के कारण सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं, भाग्य संबंधी विश्वासों का प्रभाव कम होता जा रहा है। दूसरा है जनसंख्या के आधार पर अंतर। ग्रामीण समाज की तुलना में नगरीय समाजों की जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण इनका आकार बहुत बड़ा होता है। गांव में जनसंख्या की विशेषता में काफी समानता होती है। नगरों में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृति, विचारों, आर्थिक वर्गों के कारण जनसंख्या में विभिन्नता की दशा दिखाई देती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की भिन्नता के कारण नगर तथा ग्राम में जन्म दर, मृत्यु दर के बीच भी एक स्पष्ट अंतर है। आवास के आधार पर अंतर। ग्रामीण समाज में सभी व्यक्ति लगभग समान तरह के मकान में रहते हैं तथा अपने पैतृक आवास में से उनका विशेष लगाव होता है। उनका आवास ही उत्पादन और उपभोग का केंद्र होता है। दूसरी ओर नगरीय समाज के आवासीय प्रतिमान विशेषीकृत होते हैं। उच्च, मध्यम, निम्न वर्ग के लोगों के आवासीय क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। दूसरी ओर प्रत्येक आर्थिक क्रिया के लिए कुछ विशेष क्षेत्र निर्धारित होते हैं। चौथा, प्रौद्योगिकी आधार पर अंतर। ग्रामीण समाज की प्रौद्योगिकी आज भी परंपरागत है। ग्रामीण आज भी भूमि जोतने, फसल बोने, फसल की कटाई के बाद खाद्यान्न को बाजार तक ले जाने का काम परंपरागत उपकरणों और बैलगाड़ी के द्वारा करते हैं। श्रम विभाजन, विशेषीकरण का ग्रामों में आज भी अभाव है। नगरीय समाज का जीवन विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित है। मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन करना, सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित उपकरणों को काम में लाना आदि कार्य परिवहन प्रौद्योगिकी नगरीय समाजों की विशेषता है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अंतर। ग्रामीण समाज विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, कुटीर उद्योगों द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। उनकी भी किसी न किसी रूप में खेती में रुचि बनी रहती है। यह आर्थिक क्रिया सामूहिक रूप से की जाती है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण समाज में विभिन्न व्यक्तियों के आर्थिक स्तर में अधिक विषमता दिखाई देती है। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य उपभोग की जरूरतों को पूरा करना है। नगरीय समाज आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है, जिनमें हजारों तरह के व्यवसायों द्वारा व्यक्ति आजीविका उपार्जित करता है। सामाजिक संगठन के आधार पर अंतर। इसमें परिवार एक शक्तिशाली इकाई है। उपभोग, विवाह, सामाजिक संपर्क, खान पान, क्षेत्र, व्यवहार नियंत्रित करते हैं। ग्रामीण जीवन की परिवात्मकता कहा जाता है। और नगरीय समाज में व्यक्ति और परिवार दो अलग इकाई होते हैं। नगर के एकांकी परिवार में व्यक्ति का जीवन परिवार से नियंत्रित न होकर जरूरत एवं रुचियों से प्रभावित होता है। और ग्रामीण समाज में एक दूसरे से उच्च और निम्न स्थिति वाले समूहों का निर्धारण जाति और परिवार की प्रतिष्ठा के आधार पर होता है, जबकि नगरीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है।
परिस्थिति और भूमिका के आधार पर ग्रामीण समाज में व्यक्ति की परिस्थिति प्रदत्त होती है। अब वह अपनी आयु, लिंग, जाति, परिवार के आधार पर व्यक्ति को स्वयं ही एक विशेष परिस्थिति मिल जाती है, जबकि नगरों में व्यक्ति की परिस्थिति अर्जित होती है। एक व्यक्ति जितना योग्य, कुशल, साहसी होगा उतनी ऊंची परिस्थिति प्राप्त कर लेता है। और सामाजिक संबंधों का रूप सामाजिक संबंधों प्राथमिक होता है, जबकि नगर का द्वितीयक होता है। सामाजिक नियंत्रण ग्रामीण में समुदाय में पंचायत प्रथाएं, धार्मिक नियम सामाजिक मुख्य साधन है, जबकि नगर में समाज का आकार बड़ा होने के कारण जनसंख्या विभिन्नता होने कानून, न्यायालय, पुलिस, गुप्तचर नियंत्रण की स्थापना की जाती है। यह एक अनौपचारिक नियंत्रण है और गांव में अनौपचारिक नियंत्रण पाया जाता है। ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके आगे का जो लेक्चर है वह है ग्रामीण नगरीय संबंध।